सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, बैंकिंग की, बीमा की, रेलवे की, एसएससी, यूपीएससी या आरपीएससी, स्कूल लेक्चर, सेकंड ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक, उन सब में जो जीके का पार्ट आता है उसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड सवाल अवश्य आते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। आज हम राष्ट्रपति की जो शक्तियां और कार्य हैं उसमें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसकी राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं और कार्यपालिका शक्तियां हैं उनके बारे में। दरअसल संविधान में जो अनुच्छेद 53 है उसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका का प्रधान होता है, देश का संवैधानिक मुखिया होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब कौन कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास में हैं? कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग कर सकता है। अधीनस्थों से तात्पर्य है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी राष्ट्रपति इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग खुद भी कर सकता है और मंत्रिपरिषद से भी करवा सकता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार कहा गया है कि सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आपने कभी भी गजट नोटिफिकेशन देखे हों बड़े संविधान संशोधनों के, बड़ी नियुक्तियों के, तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से जारी होते हैं। मैं भारत का राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय की आज्ञा से इस प्रकार जारी होते हैं, क्योंकि सारे के सारे कार्य केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और सरकार के सभी निर्णय उसके निर्णय माने जाते हैं। अनुच्छेद 78 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है उसको संघ के मामलों में प्रधानमंत्री से सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 में लिखा गया है, एग्जाम में कई बार बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है संविधान का अनुच्छेद 78, जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन के मामलों की सूचना देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, अगर राष्ट्रपति ऐसी सूचना प्रधानमंत्री से मांगता है। ये क्वेश्चन आईएएस में 1994 में भी आया हुआ है और आईएएस के एग्जाम 2010 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है। तो आपके समझ में आया होगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन की संबंधी मामलों की सूचना दे। अब है अनुच्छेद 74, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, उन शक्तियों के प्रयोग के मामलों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के प्रधानमंत्री समेत अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की वह नियुक्ति करता है। किस किस की नियुक्ति करता है? संघ के मंत्रियों की। केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सब के सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्रियों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, जितने भी आयोग हैं जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य है। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के जो राज्यपाल या प्रशासक और मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है और उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री को शपथ और नियुक्ति का कार्य सामान्यतः राज्यों में राज्यपाल करता है, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात आती है तो दिल्ली और पांडिचेरी की जो मुख्यमंत्री बनते हैं
उनकी नियुक्ति और शपथ का कार्य राष्ट्रपति स्वयं या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि करता है। इसके अलावा वित्त आयोग और राजभाषा जो आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी देश के जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे वो राज्यपाल हों, प्रधानमंत्री स्वयं ही क्यों ना हो, जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्य, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कुछ पदाधिकारियों को हटाने का अधिकार भी रखता है, जैसे उस संघ के मंत्रियों को हटा सकता है। अब आपको ये अजीब लगता होगा कि मंत्रियों को तो प्रधानमंत्री हटाता है। दरअसल राष्ट्रपति अपने सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यानी राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति वही करता है जो प्रधानमंत्री उसे सलाह देता है, लेकिन हटाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, भारत का महान्यायवादी है, ये सब के सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति ये प्रसाद वापस ले ले तो इनको पद छोड़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 160 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यानी कहीं पर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को उस पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकृत कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितने होंगे, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनकी पदावधि क्या होगी, इस बारे में नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। ये अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र प्रशासित राज्यों का प्रशासन संभालता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये एक खास बात है, आपको ध्यान रखना है। किसी को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। अगर जनजाति के लोग किसी एरिया में ज़्यादा रहते हैं या एससी के लोग ज़्यादा रहते हैं और राष्ट्रपति को ये लगता है कि इस एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए या जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। और उस क्षेत्र का जो प्रशासन है वह भी राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि करता है। यह आपको ध्यान रखना है कि इन जिन शक्तियों की बात अभी हमने की, इन सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। यानी राष्ट्रपति की ये स्वविवेकीय शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रपति इस मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लिखा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 में ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श को उसे मानना होगा। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो प्रयोग करता है वह मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करता है। तो ये हमने कार्यपालिका शक्तियों की बात की। आपको याद रखना है, कॉम्पिटिशन में इससे बहुत सवाल आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, आपके परीक्षा के हिसाब से भी ये बहुत उपयोगी है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स। दरअसल संसद जो होती है उसके अंदर 2 तो सदन होते हैं और राष्ट्रपति भी उसका अंग होता है। कई बार बच्चे इसमें बहुत घूम जाते हैं, पूछ लेते हैं संसद के अंग हैं, अब उसमें ऑप्शन में दे देते हैं लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, केवल लोकसभा और राज्यसभा, लोग कर देते हैं लोकसभा और राज्यसभा। आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संसद का भी अंग होता है। लोकसभा राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसके पीछे कारण है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो विधेयक पारित होते हैं वो कानून तभी बनते हैं जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाए। तो संसद की कार्य अधूरा है। यानी लोकसभा राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित कर दिया, लेकिन वो कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ संसद का भी अंग होता है। कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ उसके पास हैं ये हम देखते हैं। संसद का जो सत्र बुलाया जाता है या सत्रावसान की जो घोषणा की जाती है वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये एक चीज़ का राष्ट्रपति को ध्यान रखना होता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति को 1 साल में कम से कम संसद के 2 सत्र बुलाने पड़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि लोकसभा को भंग कर सकता है।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कार्य प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान है। लेकिन एक बार देश में बड़ी अजीब स्थितियां पैदा हो गई जब चौधरी चरण सिंह की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई। चौधरी चरण सिंह जी ने उस समय जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, उनको कहा कि आप लोकसभा को भंग कर दो, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग करने का प्रधानमंत्री का परामर्श मानने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया पहले आप लोकसभा में विश्वास मत हासिल कीजिए, उसके बाद अगर आप विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे तो मैं आपका परामर्श मानकर लोकसभा को भंग कर दूंगा। चूँकि चरण सिंह जी के पास विश्वास मत था नहीं, बाद में राष्ट्रपति ने देखा कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर उन्होंने स्वयं विवेक से लोकसभा को भंग कर दिया। वैसे जब तक प्रधानमंत्री के पास बहुमत है तब तक लोकसभा को भंग करने के मामले में राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है। आपको ये अनुच्छेद ध्यान रखना है। अनुच्छेद है 85। इसके अलावा जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उसका जो पहला सेशन होता है और हर साल जो पहला सत्र होता है, संसद के जो दोनों सदन हैं उनको संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। उसमें वो बताता है कि सरकार की नीतियां क्या हैं, भावी कार्यक्रम क्या हैं। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह उसका व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता, बल्कि मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित रूप से उसको दिया जाता है। यानी जो अभिभाषण के जो शब्द होते हैं वो राष्ट्रपति के स्वयं के नहीं होते, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको लिख कर देते हैं अभिभाषण में, वह वही पढ़ता है। अनुच्छेद 87 में इसका प्रावधान है। इसके अलावा राष्ट्रपति कभी चाहे तो संसद के किसी एक सदन को या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से उपस्थित होकर अभिभाषण कर सकता है। इसके अलावा वह संसद में संदेश भी भेज सकता है। अनुच्छेद 86, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति को द्वारा संसद को संदेश भेजने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 86 में है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत के राष्ट्रपति ने आज तक संसद को कोई संदेश अनुच्छेद 86 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नहीं भेजा है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी साधारण विधेयक को लेकर अगर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, केवल साधारण विधेयक को लेकर ही संयुक्त सत्र आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन और वित्त विधेयक को लेकर कहीं भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। किसी साधारण विधेयक को लेकर यदि लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकता है। अब ये कई बार आया गया है, अनुच्छेद 108 में वर्णित है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार। अब तक जॉइंट सेशन 3 बार बुलाया जा चुका है दोनों सदनों का। आपको ध्यान रखना है, अब तक टोटल 3 बार जो है संयुक्त सत्र दोनों सदनों का बुलाया जा चुका है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है। यदि उसको ये लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यह अनुच्छेद 331 में इसका प्रावधान है। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन। अब क्वेश्चन ये आता है, ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन दरअसल वो लोग होते हैं, दरअसल जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें क्या था, कई अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली थी, उनके बच्चे हो गए थे, वो देश छोड़कर नहीं गए। तो जिनके पिता या दादा या पितृवंश में से कोई भी यूरोपियन मूल का हो तो उन लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। यानी माँ भारतीय हो, दादी भारतीय रही हो, परदादी भारतीय रही हो, महिला भारतीय रही हो, लेकिन उसके पिता, दादा या पितृवंश में कोई भी यूरोपियन मूल का हो तो उनकी जो संतानें हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाती हैं। तो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके अलावा राज्यसभा में वह 12 सदस्य मनोनीत करता है। वो 12 सदस्य कौन होते हैं? जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव हो। इसके अलावा जो भी विधेयक हैं, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व है, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं या राज्यसभा में पेश किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक या धन विधेयक जो होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। और जितने भी विधेयक हैं, चाहे कोई भी विधेयक क्यों न हो, वित्त विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो, साधारण विधेयक हो, अनुच्छेद 111 में लिखा गया है कि कोई भी विधेयक जो है वो कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य साधारण विधेयकों को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी एक तो धन विधेयक को और दूसरे संविधान संशोधन विधेयक को वह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता।
अनुच्छेद 111 में लिखा गया है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे यानी अनुमति दे दे, राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, राष्ट्रपति उस पर न तो अनुमति देने के लिए मना कर सकता है, न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यानी लोकसभा राज्यसभा ने यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन साधारण विधेयक के संबंध में वह ये कर सकता है कि अनुमति दे भी दे, साधारण विधेयक पर अनुमति ना दे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन पुनर्विचार के बाद में लोकसभा और राज्यसभा उस विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी होगी। एक बार क्या हुआ था कि उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी जी की सरकार थी। उन्होंने डाक संशोधन विधेयक जो था वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा। उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का कुछ मसला था। देश के अखबारों ने विरोध किया कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होगी, लेकिन राजीव गांधी जी अड़े रहे और उनकी सरकार ने उसको लोकसभा राज्यसभा से पारित करा के ज्ञानी जैल सिंह जी के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उस पर अनुमति नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने उस पर जेबी वीटो का प्रयोग किया। जेबी वीटो क्या होता है कि उसने न तो विधेयक को अनुमति दी, न ये कहा कि मैं अनुमति नहीं दूंगा, और न पुनर्विचार के लिए लौटाया। अब क्या हुआ कि उससे मीडिया वाले पूछते कि साहब आपका क्या रुख है इस विधेयक पर, तो वो कुछ बताते ही नहीं। यानी अगर इस बात की कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने दिन में हस्ताक्षर करेगा, और उसका फ़ायदा राष्ट्रपति ले सकता है कि वो उस विधेयक पर हस्ताक्षर ही ना करे, न ये कहे कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति मौन धारण कर लेता है, मतलब अपनी पॉकेट में अपनी जेब में वीटो को रखे और भूल जाए। यही हुआ कि डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह जी ने न तो हाँ कहा न ना कहा न पुनर्विचार के लिए लौटाया, बस अपने यहाँ उस पर टेबल पे पटके रखा उसको। उसके बाद में जब सरकार बदल गई, नए राष्ट्रपति आए, आर वेंकट रमन भी राष्ट्रपति बदल गए, आर वेंकट रमन बने। उधर केंद्र में सरकार बदल गई, आर वेंकट रमन ने वो पुनर्विचार के लिए नई सरकार के पास भेज दिया वो विधेयक। नई सरकार ने उसे पारित नहीं किया। इस प्रकार से डाक संशोधन विधेयक की हत्या हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब भी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 200 में एक प्रावधान किया गया कि राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई जो पारित विधेयक जो है, राज्यपाल चाहे तो उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को अनुमति दे सकता है, अनुमति नहीं दे और चाहे तो वह उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भिजवा दे। यह आपको ध्यान रखना है कि राज्यों की विधानसभा यदि उस विधेयक पर पुनर्विचार के पश्चात फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति तब भी उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बात अनुच्छेद 201 में है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, के लिए लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल को आ रहा है। अब अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को अनुमति दे सकता है, मना कर सकता है, या फिर विधानसभा के पास भेज सकता है। मान लीजिए राज्य की विधानसभा उसको फिर भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तब भी राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ये संसद का मामला न होकर राज्य विधानसभाओं के बारे में उसको ये शक्ति है। संसद ने यदि पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास भेजा है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनको बिना अनुमति के भी संसद में पेश किया जाता है। तो ऐसे विधेयक जिनको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है तो वो है अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक, या फिर ऐसे विधेयक जिनसे भारत की संचित निधि से खर्चा करना है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले राज्यों के कोई विधेयक, कराधान से संबंधित कोई ऐसे विधेयक जिनसे राज्य का हित प्रभावित होता हो। इन सारे विधेयकों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। अब है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद के दोनों सत्र नहीं चल रहे हों और राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति उस स्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब ऐसी परिस्थिति हो कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत हो, तो अनुच्छेद 123 1, 2, 3 आपको ध्यान रखना है, 123 के तहत वह अध्यादेश जारी कर सकता है।
यहाँ राष्ट्रपति के विश्वास का मतलब है केंद्रीय मंत्रिमंडल को ये विश्वास हो कि अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता है। जो अध्यादेश जो होते हैं उनका प्रभाव संसद के विधेयकों के समान ही होता है। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो ऐसे विधेयकों को जो है संसद के अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर यदि दोनों सदन उसका अनुमोदन नहीं करते तो वह अध्यादेश जो है लागू नहीं रहेगा, यानी अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। संसद का सत्र, अभी एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संसद का सत्र प्रारंभ होने के कितने दिन में अध्यादेश का अनुमोदन संसद द्वारा किया जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह के अंदर, ध्यान रखना है। और अगर संसद का अनुमोदन उसे प्राप्त हो जाता है तो वह अध्यादेश कानून बन जाता है राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 123 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं सब विषयों पर जारी कर सकता है जिन पे संसद को कानून बनाने का अधिकार है। विधि शब्द के अंदर अध्यादेश भी आता है, यानी कोई अध्यादेश यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अनुच्छेद 13 के तहत अवैध घोषित कर सकता है। जब दोनों सत्र नहीं चल रहे हो बल्कि एक सत्र ही चल रहा हो, संसद का एक सदन का ही सत्र चल रहा हो, तब भी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसके पास निहित है? राष्ट्रपति के पास निहित है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और चुनाव आयोग की कार्रवाई रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की अपन ने बात की। वैसे संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 111 के तहत जो उसको विधेयकों को सहमति देने, रोकने या पुनर्विचार करने का जो अधिकार दिया गया है उसी में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां निहित है। एक तो होता है आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, यानी जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसे आत्यांतिक वीटो कहते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति को केवल साधारण विधेयकों के संबंध में प्राप्त है, आपको ये ध्यान रखना है। संविधान संशोधन विधेयक पर वह अनुमति देने से मना नहीं कर सकता, यानी आत्यांतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। धन विधेयक उसकी अनुमति से ही पेश किए जाते हैं, इसलिए वह आत्यांतिक वीटो का प्रयोग उस पर नहीं करता। तो केवल साधारण विधेयकों पर ही एब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यांतिक वीटो का वह प्रयोग करता है, उन पर अनुमति देने से मना करता है। और साधारण विधेयकों में भी सामान्यतः गैर जो सरकारी विधेयक हैं उनको लेकर वह उसका प्रयोग करता है, क्योंकि जो ये वीटो का जो प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है, अनुमति देने से जो मना किया जाता है, ये उसकी स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही वह आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। और जो सरकारी विधेयक होते हैं उनका प्रारूप लेखा जोखा मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है, वो सरकार के विधेयक ही होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति उन पर वीटो का प्रयोग क्यों करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक को लेकर ही उसे वीटो की शक्ति प्राप्त है, और उसमें भी सामान्यतः इसका प्रयोग वह गैर सरकारी विधेयकों को लेकर करता है। सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तभी संभव है जब विधेयक को पारित करने वाली जो सरकार है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दे, या फिर नई सरकार आ जाए और नई सरकार ये कहे राष्ट्रपति को कि इस पुरानी सरकार के इस विधेयक पर अपनी अनुमति न दे। तो राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो की शक्ति जो है राष्ट्रपति की स्व विवेक की शक्ति नहीं है, खुद की इच्छा से प्रयोग नहीं करता, बल्कि मंत्रिपरिषद की इच्छा से इसका प्रयोग करता है। आत्यांतिक वीटो का सबसे पहले प्रयोग 1954 में पेप्सू, जो पंजाब राज्य होता था, पंजाब एंड ईस्ट जो ये फ्रंटियर का जो ये एरिया था, तो उसको पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, पहली बार इसका प्रयोग। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। मैंने आपको बताया कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर साधारण विधेयकों को वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है संसद को। अब लौटाने से क्या होता है कि देरी हो जाती है, अनुमति देने में भी संसद को भी निलंबित होता है, लेकिन अगर पारित कर दे संसद दोबारा तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। नहीं, कोई विधेयक तत्काल लागू नहीं हो पाता, वह पुनर्विचार करने के लिए लौटाता है, फिर दोनों सदन उस पर चर्चा करते हैं, फिर उसको पारित करते हैं, तो इससे विलंब हो जाता है, इसलिए इस वीटो को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन विधेयक के संबंध में किया था। इसके बाद में 1997 में डॉक्टर के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी प्रस्तावों में भी इसका प्रयोग किया था कि उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। 2006 में डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी सांसद अयोग्यता निवारण संशोधन विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग किया था। तो ये निलंबनकारी वीटो है। तीसरा होता है जे.बी. वीटो। इसकी बात हमें कर चुके हैं कि जो साधारण विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति के अनुमति देने की कोई समय सीमा नहीं है। तो कई बार राष्ट्रपति न तो अनुमति देता है, न अनुमति रोकता है, न पुनर्विचार के लिए लौटाता है।
वह उस विधेयक पर कुछ भी नहीं करता, तो कहते जेब में डाल के भूल जाना, अर्थात जेबी वीटो का वह प्रयोग करता है। इसका प्रयोग मैंने आपको बताया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की हमने चर्चा की। यह एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी होता है? 6 सप्ताह तक। ये आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार 143 में होता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक को मैंने आपको बता दिया है किसकी अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। कई बार एग्जाम में आया है, वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 280 के तहत। कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनापति किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करता? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को। जेबी वीटो का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के तहत? 111 के तहत। जेबी वीटो का पहली बार प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया था। नए राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करने का जो अधिकार है तो वह किसकी अनुमति से पहले पेश किया जाता है संसद में? राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123 के तहत। कब जारी करता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री से सूचनाएं प्राप्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 78 में। संसद का सत्र बुलाने या सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ये कौन होते हैं? जिनको साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो है विशेषज्ञता हासिल हो। संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत भेज सकता है? 111 के तहत भेज सकता है। तो इन सब के बारे में आज हमने चर्चा की। आज इस वीडियो में हमने बात की राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ, उसकी वीटो पावर के बारे में, उसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की। ये कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं। इसके अलावा ये आपके सिलेबस का भी पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। तो आपका जो कल का असाइनमेंट है वो है कि आप राष्ट्रपति की कार्यपालिका व विधायी शक्तियों का क्रमवार वर्णन करेंगे और करने के पश्चात व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज के या व्यक्तिगत रूप से मुझे भेज सकते हैं। कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी लिखकर मुझे भेज सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लॉकडाउन की इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।